नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कौन कौन से कारण थे, जैसे कि सोशल काउज, इकोनॉमिक काउज, पॉलिटिकल काउज। उसके बाद मिडिल क्लास का ग्रोइंग, यानी कि कब मिडिल क्लास का शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, फिलोसफर और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बाद कब कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो शुरुआत हुआ, फ्रांस जो था वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया, फ्रांस में मोनार्ची का अंत और रिपब्लिक फ्रांस बन गया, यानी कि वो प्रजातांत्रिक फ्रांस बना। उसके बाद आतंक, यानी कि लोगों के बीच में आतंक का माहौल, एक समय ऐसा आया जो आतंक काल हो गया था, लोग बिल्कुल डरे हुए रहते थे, डर का आतंक था उनके बीच में। उसके बाद डायरेक्टरी रूल्स आया फ्रांस में। उसके बाद मनुष्यों का, जो महिलाएं थी उनकी क्रांति। उसके बाद जो स्लेवरी था, यानी कि जो गुलाम प्रथा था, उसका कैसे अंत हुआ। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का उनके जो दैनिक जीवन था उस पर क्या असर पड़ा। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जब आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जब फ्रांस के सत्ता में वो सत्ताधारी हुआ, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या क्या परंपरा था, मतलब उसको कहाँ कहाँ फिर से पालन किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, ये क्या था, जिस कब हुआ, क्यों हुआ, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने अपर क्लास को बिल्कुल हिला करके रख दिया था। जिसमें ये जो रिवॉल्ट था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वो वहाँ के जो मोनार्ची थे, जो राजा थे, उनके क्रूअल, यानी कि जो क्रूर व्यवहार था, उसके खिलाफ ये रेवोल्यूशन था। इस रेवोल्यूशन में लोगों को बताया गया था, कुछ विचारों को, कि उन्हें स्वतंत्रता क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, समानता क्या होता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इस क्रांति का शुरुआत हुआ, इस रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ। ये जो रेवोल्यूशन था वो शुरू हुआ था 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, जिसका शुरुआत हुआ था। वहाँ का एक जेल था, फोर्ट्रेस जेल, जो कि बेस्टिली एक जगह है, वहाँ था, वहाँ से शुरुआत हुआ। और बेस्टिली में जो फोर्ट्रेस जो जेल था, लोग उसको बहुत ही निंदा करते थे, मतलब हेट करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो जेल था वहाँ का जो क्रूर राजा है उसी की तरह है और उसी के शक्तियों के जैसा है। इसलिए उन्होंने किया क्या कि उस जेल को तहस नहस कर दिया, उसको तोड़ करके रख दिया। तो इसी जेल पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे उसको इसी जेल में उनको रखा गया था। तो सबसे पहले लोगों ने, वहाँ का जो क्रांतिकारी जो लोग थे, सबसे पहले इस जेल को तोड़ दिया और उसी से फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ। अब क्या क्या कारण थे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहला सामाजिक कारण, समाज में लोगों का क्या स्थिति था जिसके कारण यह फ्रेंच का क्रांति हुआ, फ्रांस का क्रांति हुआ। तो 18 सेंचुरी के लेट में, यानी कि अंतिम जो 18वीं शताब्दी चल रहा था, उस समय फ्रेंच जो सोसाइटी थे उनका कंडीशन क्या था। तो पुराने मान्यताओं के आधार पे वहाँ के जो लोग थे, सोसाइटी के जो लोग थे, उन्हें 1789 के समय के कैसे थे वो डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। तो तीन भाग में वहाँ के जो समाज था उसको तीन भागों में बांटा गया था। जो पहला भाग था फर्स्ट स्टेट, उसमें क्लेजरी लोग थे। क्लैरजी लोग जो थे वो वैसे लोग थे जो कि चर्च में रहते थे, या चर्च से संबंधित जो लोगों के जो ग्रुप थे उन्हें हम क्लेरगी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेट था वो नोबिलिटी लोग था, यानी कि जो हाई रैंक पे सरकार में जो हाई एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो नोबिलिटी के लोग थे। और जो थर्ड स्टेट आता था उसमें बहुत सारे लोग आते थे, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, कोर्ट में काम करने वाले दरबारी हो गए, वकील, खेतीहर मजदूर जो खेत में किसानी करते हैं, किसान। उसके बाद आर्टिसियन, बहुत सारे कलाकार, कला करने वाले, बहुत सारे चीज़ों को बनाने वाले, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। पहले जो दो स्टेट थे वो टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको, यानी कि इस टैक्स से वो फ्री थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उन्हें जन्म से ही ऐसा अधिकार था कि अगर उस ये स्टेट में वो जन्म ले लिए, यानी उस कैटेगरी के अगर वो लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं, तो उनको टैक्स नहीं देना है, वो इससे छूट प्राप्त है उनको। और नोबिलिटी ऐसा क्लास था जो कि जागीरदार था, यानी कि समझा जाए कि जागीरदारी, उनके पास
पहले से ही ऐसा फिक्स रहता था कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है और बाकी बहुत सारा छूट भी उन्हें मिलता था। केवल थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, राजाओं को या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे उन्हें। एक जो टैक्स था जिसका कि नाम था टैली, वो डायरेक्ट टैक्स था और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी चार्ज किए जाते थे वहाँ के स्टेट के द्वारा, जो कि रोज़मर्रा के जो सामान थे, जो वस्तुएं थे, उन पे लगाया जाता था। जैसे कि नमक हो गया, टोबैको हो गया, इस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था, यानी कि लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। और एक टैक्स था जिसका नाम था तेथे, वो कलेक्ट करते थे चर्च के लोग। चर्च के लोग मतलब चर्च के लिए कलेक्ट करते थे ये टैक्स। किससे? तो वहाँ के जो खेतीहर मजदूर थे, मतलब खेतीहर किसान थे जो खेती करने वाले थे, उनसे। और क्लिगरी और नोबिलिटी जो थे वो 10% ही लोग थे, यानी कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे वो केवल 10% थे, यानी कि उनका पॉपुलेशन केवल 10% था। लेकिन ज़मीन जो था उनके पास, जो फ्रांस का जो 60% जो लैंड था वो इन्हीं दोनों के पास था। और थर्ड एस्टेट जिसमें कि बहुत सारे लोग आते थे, जो कि 90% थे वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके पास केवल 40% लैंड था। तो इस तरीके से वहाँ का जो सामाजिक स्थिति था ऐसा था। उसके बाद इकोनॉमिक काउज, क्या क्या आर्थिक कारण हुए, क्या क्या आर्थिक कारण हुए जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो लोगों को गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया था। तो गुजर बसर क्राइसिस यानी सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या था? तो महज 1715 से लेकर के 1789 तक में ही जो फ्रांस था उसका पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गया था, यानी कि 1715 में वहाँ का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, जो कि बढ़ करके 28 मिलियन हो गया था। और इस इंक्रीज के कारण, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण, वहाँ जो खाद्यान्न था यानी कि जो अनाज थे उसका मांग बढ़ गया, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो था वो वही था, यानी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था। अनाज जितना पहले उत्पादन होता था उतना ही होता था, लेकिन खाने वाले जो लोग थे वो बढ़ गए थे, जिस कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आया। गुजर बसर करना भी लोगों को दिक्कत हो गया था। तो डिमांड बढ़ने लगा। डिमांड अगर किसी सामान का बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इस कारण फूड ग्रेन्स जो थे, जो खाद्यान्न थे, अनाज थे, उनका दाम बढ़ना शुरू हो गया। बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो लेबरर्स की तरह काम करते थे, यानी बहुत सारे जो वर्कशॉप्स थे उनमें मजदूरी करते थे, और उनका जो वेज था, जो दैनिक आमदनी था या फिर जो मंथली जो उनको मिलता था पैसा, वो उनका नहीं बढ़ रहा था, यानी वो फिक्स्ड था। लेकिन इधर जो महंगाई था वो बढ़ते जा रहा था। इसके कारण जो स्थिति था वो बिल्कुल बद से बदतर होने लगा। और सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति तब हो जाता था जब या तो ओलावृष्टि हो जाता था, ओला पड़ता था, या फिर अकाल आ जाता था, जिसके कारण जो फसल था वो बर्बाद हो जाता था। तब लोगों का स्थिति बिल्कुल बदतर हो जाता था और उन्हें फूड ग्रेन नहीं मिल पाता था, और मिलता भी था तो बहुत ऊंचे कीमत पे, जिसके कारण फूड ग्रेन का स्कैर्सिटी होने लगा, यानी कि कमी होने लगा। जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों को गुजर बसर करने में भी बहुत दिक्कत होने लगा, उनके पुराने समय के अनुसार, उनके पुराने मान्यताओं के अनुसार। तो इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ आया। इकोनॉमिक्स काउज क्या क्या थे जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब पॉलिटिकल काउजेज, यानी राजनीतिक क्या क्या कारण थे जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो जब लुइस 16 1774 में सत्ता में आए, तब उन्होंने पाया कि उनका जो खजाना है, यानी कि राजकोषीय जो राज का जो खजाना होता है वो बिल्कुल ही खाली पड़ा है। और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था, जिसके कारण जो फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स था, यानी कि जहाँ से उनको आय प्राप्त होता था, जहाँ से उनके खजाना में पैसा आता था और भी सारी चीज़ें आती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था युद्ध के कारण। युद्ध के कारण बहुत सारे जो लोग थे वो युद्ध में ही बिजी हो गए थे, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस कारण उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन था वो बिल्कुल बेकार हो गया था, जिससे कि खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। और लुइस 16 जो थे उन्हीं के हेल्प से फ्रांस जो थे उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनी का हेल्प किया था इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में, यानी कि जो इनेमी फ्रांस का था वही इनेमी अमेरिका का भी था। तो इस कारण फ्रांस जो था उनका अमेरिकन का हेल्प कर रहा था, क्योंकि दोनों का इनेमी जो शत्रु था वो सेम था। तो उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फ्रांस उनका मदद कर रहा था। और ब्रिटेन जो था वो फ्रांस को कर्ज दिया था 1 मिलियन का,
1 मिलियन लेबर्स का कर्ज दिया था, जो कि अब बढ़ करके 2 बिलियन, 1 बिलियन का कर्ज दिया था, जो कि अब बढ़ करके 2 बिलियन लेबर से भी ज़्यादा हो गया था। और वहाँ का जो कोर्ट था वो बहुत ही खर्चीला था। फ्रांस का जो कोर्ट था बहुत खर्चीला था, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता था। और वहाँ का जो पैलेस था यानी कि राजमहल वर्सिलिका, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था, जिस कारण राजा पे बोझ बढ़ना शुरू हो गया। और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस यानी कि प्रतिदिन के खर्च को पूरा करने के लिए राजा ने किया क्या, और बहुत सारे उसका और भी खर्च था, जैसे कि आर्मी पे खर्च करना है, आर्मी को मेंटेन रखना है, वहाँ का जो राज दरबार है, जो कोर्ट है उसको चलाना है, सरकार को चलाना है, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो संस्थान है उसको चलाना है। इसके कारण सरकार ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय क्या था कि जो टैक्स है, लोगों पे जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको बढ़ा दिया जाए। तो इस कारण जो लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए। तो ये पॉलिटिकल काउज था जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब जो मिडिल क्लास थे यानी कि जो मध्यम वर्ग थे, उनका कैसे उदय हुआ, वो कैसे ग्रो करना शुरू किए। तो 18वीं सेंचुरी जो है वो गवाह है कि एक सामाजिक ग्रुप जो था उसका उदय हुआ, वो शुरू हुआ। और उस सामाजिक ग्रुप को क्या कहा गया, तो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग, जो कि उस समय कमाना शुरू कर दिए थे अधिक धन। तो वो अधिक धन कहाँ से कमाते थे, तो ओवरसीज ट्रेड करते थे, यानी कि दूसरे देशों में व्यापार करके वो धन कमाना शुरू कर दिए थे। और धन उनको मिलता कैसे था, किस चीज़ का व्यापार करते थे वो, तो वो खुद का गुड्स बनाते थे, कोई भी सामान बनाते थे, या फिर कुछ प्रोफेशन करते थे, कुछ कार्य करते थे, जिसके कारण उन्हें पैसा मिलता था और वो पैसे कमाते थे। ये क्लास जो था उनका ऐसा विश्वास था कि लोग जो हों शिक्षित हों और जन्म से किसी भी खास समाज के किसी भी वर्ग को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाए, उनके किस तरीके का स्थिति है उसको देख करके उनको अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि उनका कैसा रैंक है उसके हिसाब से जन्म से किसी को भी कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें बहुत सारे जो फिलोसफर थे उस समय के, उनके आइडियाज़ के कारण वो इंस्पायर्ड थे, यानी कि उनके आइडिया से प्रेरित थे। बहुत सारे जो फिलोसफर जो फिलॉसफी दिए थे उससे मिडिल क्लास के जो लोग थे वो इंस्पायर्ड होते थे, उनके बातों से सहमत होते थे। और इसके कारण बहुत सारे मुद्दों पे वो लोग बात करते थे, एक दूसरे में बात करते थे। और ये बात होता कहाँ था, उन लोगों का बात जो होता था वो होता कहाँ था, तो सैलून्स में। यानी सैलून में जब जाते थे तो बाकी जो भी लोग होते थे तो चर्चा होता था, अभी भी ऐसा होता है। उसके बाद कॉफ़ी हाउसेज में, यानी कि वो लोग कॉफ़ी पीते थे, तो कॉफ़ी हाउसेज में हमारे यहाँ कहाँ होता है, तो चाय पीने लोग जाते हैं और वहाँ बैठ करके किसी भी मुद्दे पर शुरू हो जाते हैं, पेपर में कोई मुद्दा पढ़ें और बात करना शुरू कर दिए। तो इस कारण लोगों के बीच में ये जो बातें थी जो फिलोसफर से रिलेटेड, वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करना शुरू कर दी। और बाकी लोगों तक ये जो मैसेज था वो कैसे फैला, तो वो बुक्स से, न्यूज़पेपर से सारे लोगों तक मैसेज फैलना शुरू हो गया। और कॉफ़ी हाउसेज में भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बुक पढ़ते थे, और बाकी लोगों को उससे रिलेटेड जो फिलॉसफी था, जो बहुत सारा आइडिया था उसके बारे में बताते थे। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट था जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल उनके लिए साबित हुआ। और वहाँ के जो राजनीति के सोचने वाले लोग थे, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, वो इसका हमेशा एग्जाम्पल देते रहते थे कि अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का गारंटी दे दिया है, यानी कि उनके अधिकार को कोई वहाँ से उनसे नहीं छीन सकता है। इसका एग्जाम्पल हमेशा वो लोगों को देते रहते थे कि हमारे सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिलोसफर जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस रेवोल्यूशन में, यानी इस क्रांति में फिलोसफर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या योगदान रहा। तो एक फिलोसफर थे जिनका नाम था जॉन लॉके। उन्होंने एक किताब लिखा था टू ट्रेडजीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का 2 ट्रेडजीज, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो मोनार्च है उसका अधिकार होना चाहिए, जो राजा है उसका कैसे अधिकार होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, यानी कि जो राजा होना चाहिए वो अर्थ पे रहने वाले किसी भी लोगों के द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए। राजा जो है वो भगवान की तरह होता है और भगवान ही उसको चुने, यानी कि जो उस पद के लिए सही लोग हैं वही राजा बने, ना कि बर्थ से ही उनका जो प्लेस है वो फिक्स हो जाए, यानी कि जन्म से ही जो जन्म लिया राजा के घर में तो वही राजा बनेगा। तो जॉन लॉकी के बुक में इस टाइप का जो था वो लिखा गया था, वो इस
तरह के फिलॉसफी देते थे। उसके बाद जो सेकंड हमारे फिलोसफर थे वहाँ फ्रेंच के, वो थे जीन जैक्स रोसिये। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बताता था लोगों और उनके शासक के बीच में, यानी कि लोग और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो मोनार्च है, उनके बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कैसा सामंजस्य होना चाहिए, ताकि जो वहाँ का सरकार है, वहाँ का जो देश है, वो अच्छे से चल पाए। उसके बाद जो थर्ड हमारे वहाँ के फिलोसफर थे वो थे मैंट्सक्यूई। उन्होंने एक किताब लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि कानून का आत्मा, इसको हम कह सकते हैं अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो। उन्होंने एक ऐसा प्रपोज किया था, यानी कि उनके किताब में ऐसा प्रपोजल था जो कि पावर को, यानी कि सरकार की जो शक्ति है उसको बांटने पर उनका विचार था। उन्होंने सरकार को 3 भागों में बांट दिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में, यानी कि सबको अलग अलग अपना अपना शक्ति दे दिया जाए ताकि जो सरकार है, वहाँ का जो शासन है, वो अच्छे से चल सके। तो ये था फिलोसफर और उनके रोल इस रेवोल्यूशन में, यानी उनका कंट्रीब्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बाद कैसे जो रेवोल्यूशन है वो शुरुआत हुआ, यानी कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो कब शुरुआत हुआ, क्यों लोगों ने इसको शुरुआत किया, तो ये तो हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके थे कि क्या क्या कारण था जिसके कारण शुरुआत हुआ। तो ये कब शुरुआत हुआ और कैसे हुआ। तो लुइस 16 जो थे उन्होंने एक असेंबली, उनके जो स्टेट जनरल थे उनको बुलाया और एक असेंबली रखा, यानी एक सभा रखा, जिसमें कि एक प्रपोजल पास किया गया कि लोगों पर जो टैक्स लिया जा रहा है वो बढ़ा दिया जाए। और ये प्रपोजल कब पास किया गया, तो 5 मई 1789 को, यानी 5 मई 1789 को यह प्रपोजल पास किया गया वहाँ के तत्कालीन राजा लुइस 16 के द्वारा। तो फर्स्ट और सेकंड ये स्टेट के जो लोग थे, यानी कि क्लेगरी और नोबल के जो लोग थे, वो 300 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे और वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, यानी कि 2 साइड 2 रो बना दिया गया था और दोनों एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हुए थे। जबकि थर्ड स्टेट से 600 लोगों को बुलाया गया था जो कि उनके पीछे खड़े थे, उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था उनके सामने, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के सामने। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, कौन उनके प्रतिनिधि थे, तो उनमें वैसे लोग जो कि थोड़ा, जिनके पास थोड़ा पैसा हो, प्रस्पेरियस हो, यानी जो संपन्न लोग थे, कुछ पढ़े लिखे जो लोग थे, वो उसमें शामिल थे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। जबकि वहाँ के जो खेती करने वाले जो किसान थे, जो आर्टिसियंस थे और महिलाएं थी, उन्हें असेंबली में आने का कोई अधिकार नहीं था, असेंबली में उन्हें नहीं आने दिया जाता था। उसके बाद जो वोटिंग था ये स्टेट जनरल के हिसाब से, तो पहले वोटिंग कैसे होता था, किस सिद्धांत पे, तो हर एक जो मेंबर्स हैं उनका एक एक वोट है, यानी कि सबका एक एक वोट का अधिकार था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने डिमांड किया कि इंडिविजुअल वोटिंग होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक लोग अपना अपना मत रखें, जितने भी लोग थे सभी को वोट देने का अधिकार हो, जिसको कि वहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा नकार दिया गया, यानी कि हर एक को वोट देने का अधिकार का वहाँ जो राजा थे लुइस 16 उन्होंने नकार दिया। और थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उन्होंने, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उस सभा का बाइकआउट कर दिया, यानी कि वहाँ से वो चले गए उस असेंबली का विरोध करके। उसके बाद 20 जून को जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि, उनको फिर से बुलाया गया एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, यानी कि इंडोर टेनिस होता था, टेनिस के कोर्ट में उन्हें बुलाया गया, जो कि टेनिस ग्राउंड कहाँ था, तो वर्सेले एक जगह है फ्रांस में, वहाँ। और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया एक नेशनल असेंबली के बारे में, जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिन्होंने एक नेशनल असेंबली के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि एक वो संविधान बना रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं फ्रांस के लिए, जिसमें कि जो मोनार्च है, वहाँ का जो सत्ताधारी जो राजा है, उसके पावर को सीमित कर दिया जाए। तो मिराबाउ जो एक नोबल के प्रतिनिधि थे, और एबेसिस सॉयस जो एक प्रिस्ट थे, एक नोबल थे, और दूसरे जो थे वो प्रिस्ट थे, पुजारी थे, वो थर्ड स्टेट के को लीड कर रहे थे, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो बने थे वो एक नोबल थे और दूसरे एक पुजारी थे, वो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बने थे। उन्होंने ही इस नोबल असेंबली का प्रस्ताव राजा के सामने रखा और राजा के जो लोग थे उनके सामने रखा। नेशनल असेंबली जबकि बिजी था वर्साइल में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जबकि जो फ्रांस के जो बाकी लोग थे वो उस समय बिल्कुल बहुत बड़े ट्रबल में फंसे हुए थे, बहुत बड़े परेशानी में फंसे हुए थे।
तो उनका परेशानी क्या था कि बहुत ज़्यादा ठंड के कारण यानी बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ था उस साल, जिसके कारण बहुत सारे जो फूड क्रॉप्स थे यानी कि जो भोजन वाले जो फसल थे वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे, जिसके कारण फसलों का जो प्राइस था वो बढ़ गया था। और बेकर्स जो थे वो ब्रेड का जो सप्लाई, जो बेकर जो ब्रेड बनाते हैं, उन्होंने सप्लाई को कम कर दिया था मार्केट में, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर सामान कम रहेगा तो उसका दाम वो राइज कर सकते हैं, तो अगर वो राइज करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस कारण वहाँ के फ्रांस के जो बाकी लोग थे वो बिल्कुल समस्या में फंस चुके थे कि अब क्या किया जाए, जबकि नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे। तो घंटों लंबे लाइनों में लगने के बाद, मतलब बेकरी के बाहर जो महिलाएं थी वो घंटों लाइनों में लगे रहती थी, किस लिए, तो ब्रेड वगैरह के लिए। और महिलाएं जो थी उनका जो भीड़ था वो उग्र भी हो जाता था, कभी कभी वो क्रोधित भी हो जाती थी। उस दुकान के आगे लाइन लगे लगे कभी कभी लगी हुई रहती थी और बोला जाता था कि हाँ जो ब्रेड है वो ख़त्म हो गया है। तो उसी समय जब ऐसा स्थिति फ्रांस में हुआ था, यानी कि लोगों को बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसी समय वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने आर्मी को, यानी कि अपने जो सेना था उसको ऑर्डर दे दिया कि आप पेरिस में मार्च करो, यानी कि मूव करो, देखो कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। और 14 जुलाई को जो उग्र भीड़ था, जो गुस्साए हुए जो लोग थे, उन्होंने बेस्टेली पे हमला कर दिया। और जो कंट्री साइड के जो लोग थे, यानी कि जो ग्रामीण लोग थे, उन्हीं के बीच में एक रूमर्स फैला दिया गया, एक अफवाह फैला दिया गया सभी गांव से, गांव को लेकर, मतलब सभी गांव में ऐसा अफवाह फैल गया कि जो लॉर्ड्स हैं, मतलब वहाँ के जो राजा हैं, वो अपने हायर्ड गैंग्स के साथ, यानी कि अपने लोगों को लेकर के उनके जो पके हुए फसल हैं उनको बर्बाद करने आ रहे हैं। तो इसी डर के कारण जो किसान थे उन्होंने बहुत सारे ज़िलों पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के जो नोबल थे, बहुत जो उच्च पोस्ट पे जो लोग थे, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव में, उन पे हमला कर दिया। उनका जो इकट्ठा किया हुआ जो अनाज था उसको लूट लिया। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास उसको जला दिया गया। और जो ड्यूज, यानी कि वो लोग जो कर्ज लिए हुए रहते थे उनका जो रिकॉर्ड वो लोग रखते थे उसको भी बर्बाद कर दिया, उसको भी जला दिया। तो बहुत सारे जो नोबल लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, वो फ्रांस को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके पड़ोसी देश में भागकर चले गए। उसके बाद लुइस 16 जो थे उन्होंने फाइनली जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया जो संविधान था उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे स्थिति को देखते हुए। उसके बाद 4 अगस्त 1789 को फ्रांस जो था एक लॉ पास किया, यानी कि जो वहाँ के जो सामंती लोग हैं उनको भी अब टैक्स देना होगा, वो टैक्स का विरोध नहीं कर सकते हैं। और वहाँ जो टैक्स जो था, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा था, उसका भी विरोध किया, उसका भी अंत कर दिया। उसके बाद जो क्लेगरी के जो जिनको कि विशेषाधिकार दिया गया था उनको भी फोर्स किया जाने लगा कि आप यहाँ से छोड़ करके चले जाइए, दूसरे जगह चले जाइए। उसके बाद जो चर्च था वो भी 60% लगभग लैंड को कैप्चर किए हुए था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके पास केवल 40% ज़मीन था। तो उनसे भी जो ज़मीन था वो ले करके इधर के जो लोग थे वो जब्त कर लिए, यानी कि उनसे जो ज़मीन था चर्च के लोगों से, उनसे ज़मीन छीन लिया गया। उसके बाद कैसे जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना, तो ये हम आगे देखते हैं। तो फ्रांस असेंबली जो था वो 1791 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया, जिसका कि मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उसका मेन उद्देश्य था कि मोनार्च का जो पावर है उसको लिमिट करना, यानी कि सीमित कर देना। तो अब जो पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी सेपरेट हो गया अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। तो क्या था, लेजिस्लेचर के पास कुछ पावर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के पास जो पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि पावर अब मोनार्च के हाथों में केवल नहीं रहा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में जो बन के तैयार हुआ था, उसे एक पावर दिया गया लॉ बनाने का। तो नेशनल असेंबली जो था वो अपना अब कानून बना सकता था, और नेशनल असेंबली के जो लोग थे जो कानून बनाते थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, यानी कि लोग उसको डायरेक्टली नहीं चुनते थे। नेशनल असेंबली में जो
इलेक्टर्स के ग्रुप होते थे, यानी कि जो चयनकर्ता के जो लोग होते थे वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा ही चुने जाते थे। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन से होते थे? तो एक्टिव सिटीजन में वही लोग होते थे, वही पुरुष होते थे जिनका की एज 25 या 25 साल से ज़्यादा होता था, जो कि अपने लगभग 3 दिन के वेज यानी 3 दिन का उनका जो इनकम होता था उसके बराबर टैक्स पे करते थे, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन माना जाता था और वही इस ग्रुप के एक्टिव लीडर होते थे। बाकी जो पुरुष और बाकी जो महिलाएं होती थी उन्हें पैसिव सिटीजन के रूप में कैटेगराइज्ड किया गया, यानी कि उनको पैसिव सिटीजन माना गया था, जिनको कि वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अब फ्रांस का जो संविधान था उस समय कैसा था, उस समय का फ्रांस का संविधान कैसा था, ये हम अब जानेंगे। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो राइट्स देता था हर एक वहाँ के पुरुषों को और हर एक सिटीजन को एक राइट देता था। तो राइट क्या क्या था उनके पास, क्या क्या अधिकार था? तो उनके पास अधिकार था जीवन जीने का, किसी भी चीज़ को बोलने का उनके पास स्वतंत्रता था, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच था, उनको अपने पक्ष रखने का फ्रीडम था, यानी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। उनके पास अधिकार था कि इक्वलिटी हो, यानी कि सबके साथ कानून जो है वो समान व्यवहार करे, और हर एक जो ह्यूमन है उनको बर्थ से ही ये सारे लॉ प्राप्त थे, और इन लॉ को यानी इन राइट को कोई भी उनसे छीन नहीं सकता था। तो उस समय फ्रांस के जो लोग थे उनके पास ये सारे अधिकार थे, और वहाँ के जो स्टेट थे उनको ये अधिकार था कि किसी भी सिटीजन के जो नेचुरल राइट्स हैं उसका रक्षा करे, यानी कि अगर कोई उनके नेचुरल राइट का हनन कर रहा है तो उसे रोका जाए। अब बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल उस समय के क्या थे? तो ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का मतलब था कि वहाँ के जो लोग हैं अब फ्री हो चुके हैं। उसके बाद बंडल्स ऑफ रॉड्स, यानी कि बहुत सारे रॉड्स का बंडल, यानी कि एक तरीके से गट्ठर, तो वो दिखाता था उनके यूनिटी को, यूनिटी के ताकत को दिखाता था। उसके बाद एक ट्रायंगल में आई था जिसमें से लाइट रेडिएट होते रहता था, ये दिखाता था वहाँ के नॉलेज को, यानी कि सभी लोगों को ज्ञान के बल पर ट्रीट किया जाए। उसके बाद स्कैप्चर एक था जो कि उनका रॉयल पावर का सिंबल था, यानी कि जो रॉयल सिंबल होता है वो। उसके बाद एक स्नेक था, वो अपने पूंछ को ही बाइट कर रहा था, यानी वो कि रिंग बना रहा था, ये सिंबल था वहाँ का इटर्निटी का, यानी कि अनंत, कभी वो ख़त्म नहीं हो सकता है। उसके बाद रेड फाइगरन कैप जो था वो बताता था कि वहाँ के जो लोग थे, जो स्लेव थे यानी कि जो गुलाम थे, वो अब आज़ाद हो चुके हैं, वो आज़ाद हो रहे हैं। उसके बाद ब्लू वाइट और रेड 3 कलर जो था वहाँ नेशनल कलर था फ्रांस का। उसके बाद विंग्ड वुमेन, एक वुमेन थी जिनका कि पंख था, वो बताता था कि जो कानून है वो सबके लिए है, सबके लिए समान अधिकार है। उसके बाद लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट बताता था कि कानून के हिसाब से सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो हायर इनकम ग्रुप हो, यानी कि बहुत ज़्यादा कमाने वाले हों, या फिर जिनका कि कोई ज़मीन नहीं हो, लैंडलेस लेबर हो, सब उनके समान लोग हैं। उसके बाद किस तरीके से फ्रांस में मोनार्ची का समापन हुआ, यानी कि जो राजतंत्र था वो ख़त्म हुआ, और फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, कैसे वो प्रजातंत्र बना। तो लुइस 16 जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, और लेकिन उसी समय उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बना लिया था पर्सिया के राजा के साथ। तो वो प्लान था क्या कि वहाँ का जो राजा था वो अपने ट्रूप्स को भेज करके और फ्रांस के राजा का मदद करता इस फ्रेंच जो रेवोल्यूशन थे, यानी कि फ्रांस क्रांतिकारी थे उनके विरुद्ध। तो रूलर्स जो थे, जो पड़ोसी देशों के रूलर्स थे, वो भी बहुत चिंतित हो गए कि फ्रांस जो है वो कैसे इतना विकास कर रहा है, अगर इस तरीके से विकास करेगा तो वहाँ के भी जो लोग हैं वो भी रेवोल्यूशन कर देंगे और सत्ता जो है वो अपने हाथों में ले लेंगे। तो वो लोग प्लान बना रहे थे, जो पड़ोसी देश के लोग थे फ्रांस के, वो वहाँ के राजा प्लान बना रहे थे कि वो अपने आर्मी को भेज करके और जो वहाँ के क्रांतिकारी हैं उन पर हमला करवाएंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही नेशनल असेंबली में एक वोट हुआ अप्रैल 1792 को, और उन्होंने पड़ोसी जो देश थे फ्रांस के, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यानी किसी तरीके से उनको ये भनक लग चुकी थी, उनको ये जानकारी हो चुकी थी कि जो हमारे पड़ोसी दो देश हैं वो हम पे आक्रमण करने वाले हैं। तो उनको ये आक्रमण से पहले ही यहाँ के जो नेशनल असेंबली था वो
पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया पे। तो इसमें बहुत सारे जो वॉलेंटियर्स थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो क्रांतिकारी लोग थे, वो शामिल हुए आर्मी में। वहाँ का जो प्रोविडेंस आर्मी था उसमें शामिल हो गए, और लोग देख रहे थे कि ये जो युद्ध है वो लोगों का राजा के विरुद्ध और राजा का जो शासन है उसके विरुद्ध ये लड़ाई है। उसके बाद वहाँ का जो देशभक्ति गीत मैर्सेली वो उसी समय कंपोज किया गया। पोएट एक थे जिनका नाम था रोगेट डी लैसले, और पहली बार वहाँ के जो वॉलेंटियर थे उनके द्वारा गाया गया। और वो कब गाया गया था, तो जब पेरिस की ओर वो मार्च कर रहे थे तब उनका जो देशभक्ति जो गीत था, जो सॉन्ग था पेट्रियोटिक, वो गाया गया था। और अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम यही है। रेवोल्यूशनरी वार के कारण, ये जो क्रांतिकारी युद्ध था उसके कारण बहुत ज़्यादा हानि हुआ, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज भी आई, यानी कि आर्थिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा लोगों, वहाँ के जो लोग थे उनको भी और वहाँ के जो लोग थे उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बहुत दयनीय हो गई। उसके बाद 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पॉलिटिकल राइट दे दिया, यानी कि जो राजनीतिक अधिकार था वहाँ के रिचर सेक्शन को, यानी कि जो अमीर लोग थे सोसाइटी के उनको दे दिया। ऐसा इसलिए दिया ताकि उन्हें लगा कि जो अमीर लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, वो उनका समर्थन करेंगे, उनको थोड़ा पैसा देंगे। उसके बाद पॉलिटिकल क्लब बनाया गया लोगों के द्वारा, और लोग ऐसा इच्छा रखते थे, उनका ऐसा मानना था कि पॉलिटिकल क्लब में गवर्नमेंट के पॉलिसीज और उनके प्लान से रिलेटेड और क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या उन्हें कार्य करना है, उसके बारे में डिस्कस होगा। और सबसे सक्सेसफुल इन क्लब का क्या रहा, तो एक जैकोबिन, उसके जो मेंबर्स थे उनको जैकोबिन कहा जाता था। ये सबसे सफल रहा इन क्लबों को बनने से। तो जैकोबिन था क्या, और जैकोबिन के मेंबर कौन कौन थे, तो जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो लेस प्रेस्पेरस लोग थे, यानी कि जिनके पास धन वगैरह कम होता था समाज में, जैसे कि छोटे दुकानदार हो गए, कलाकार हो गए, बहुत सारे सर्वेंट्स, नौकर और दैनिक मजदूरी करने वाले लोग। और इनके जो नेता थे जैकोबिन के, वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पेयर। तो जैकोबिन जो थे वो क्या स्टार्ट कर, तो उनका पहनावा कैसा था, कैसे पहचानते थे कि ये जैकोबिन के मेंबर के लोग हैं, तो लंबा एक पैजामा पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे, बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रिप्ड, और उसको जाना जाता था सैन क्लूटिस के नाम से, और लिटरली उसको कहा जाता है एक ब्रीची विदाउट नी ब्रीची, यानी कि घुटना वगैरह कहीं कुछ नहीं रहता था, जैसा कि घुड़सवारी करने वाले लोग पहनते हैं, उस टाइप का उनका पहनावा था। तो समर 1792 में जैकोबिन जो थे उन्होंने प्लान बनाया कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, बहुत सारे जो पेरिस के लोग हैं उन पे रिवोल्ट कर देना है, यानी कि क्रांति कर देना है, जो कि गुस्सा थे। किस कारण से गुस्सा थे बहुत सारे जो लोग, तो शॉर्टेज सप्लाई हो रहा था, यानी कि अनाज जो था वो, उसका जो सप्लाई था, उसका जो पूर्ति था वो बहुत कम गया था, जिसके कारण जो भोजन वाले जो अनाज थे उनका कीमत बढ़ गया था। इसके कारण वो लोग एक रिवोल्ट शुरू कर दिए जैकोबिन के मदद से। तो 10 अगस्त को ये जो स्टॉर्म था, यानी कि जो तूफान, जो लोगों का जो रिवोल्ट था वो पहुंच गया कहाँ, तो ट्यूलेरिज के महल तक, जिसके कारण इस रिवोल्ट में जो भी लोग शामिल थे, जो राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया गया, और राजा को लगभग 7 बहुत सारे घंटों तक बंधक बना करके रखा गया। बाद में असेंबली का वोट हुआ कि जो रॉयल फैमिली है उनको बंधक से मुक्त कर दिया जाए, और इलेक्शन होगा यहाँ, और इलेक्शन से ही जिसको चुना जाएगा वही यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, यानी इस गवर्नमेंट में शासक बनेगा। तो उस समय 21 साल या फिर उससे अधिक उम्र के जो भी लोग थे, जिनके पास धन हो या न हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। और नए जो इलेक्टेड असेंबली के जो लोग थे उनको कहा गया कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन नाम दिया गया नया इलेक्टेड असेंबली को। और 21 सितंबर 1792 को, यानी 21 सितंबर 1792 को जो वहाँ का राजा था उसको जो मोनार्ची सिस्टम था फ्रांस का, वो अब रिपब्लिक हो गया। तो इस तरीके से इतने बड़े स्ट्रगल के बाद, यानी इतना बड़ा रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस था वो रिपब्लिक हो गया, मोनार्ची से वो रिपब्लिक हो गया। उसके बाद
अब वो तो रिपब्लिक हो गया था, तो राजा का क्या काम। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो लुईस 16 थे उनको मृत्युदंड सुना दिया गया वहाँ के कोर्ट के द्वारा, तो उनको मृत्यु दे दिया गया। और फिर सेम चीज़ वहाँ की जो रानी थी मैरी एंटोनिटी, उनको भी ऐसा ही किया गया कुछ दिनों बाद। उसके बाद जो युग था वहाँ राजा का तो अंत हो गया, उस वहाँ का जो शासन था वो रिपब्लिक हो गया। तो एक ऐसा युग आया जो कि आतंक युग था, यानी कि लोग बिल्कुल डरे डरे रहते थे। तो ये जो पीरियड था वो कब से कब तक, तो 1793 से लेकर के 1794 तक, यानी एक साल तक, जिसमें कि रोबेस्फायर वहाँ के रोबेस्फेयर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा चलाया गया था। इसमें होता क्या था कि कंट्रोल और पनिशमेंट, यानी सेवर कंट्रोल, बहुत सारे जो जगह थे बहुत सारे उन पर कब्जा कर लिया जाता था, और जो लोग इसका विरोध करते थे उनको सज़ा दिया जाता था। तो कौन कौन जो लोग थे उनको सज़ा दिया जाता था, तो उनके जितने भी शत्रु हो गए। उसके बाद जो बड़े बड़े पद पे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव थे राजा के समय में उनको, उसके बाद जो क्लेरिगी लोग थे यानी चर्च से संबंधित लोग थे, उसके बाद दूसरे पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको भी सज़ा, यानी कि कोई दूसरा पार्टी वहाँ नहीं रह सकता है। उसके बाद उनके अपने पार्टी के भी जो लोग जो उनके बातों से सहमत नहीं होते थे उनको भी अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, और बाद में गला काट दिया जाता था, यानी कि गिलोटाइन कर दिया जाता था। रॉबेस्फेयर का जो सरकार था वो बहुत सारा लॉ पास किया, कानून पास किया, जिसमें कि जो अधिकतम जो वेतन था और किसी भी चीज़ का जो अधिक अधिक मूल्य जो था वो फिक्स कर दिया गया, यानी मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया और मैक्सिमम वेज को भी फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा किसी का भी मैक्सिमम वेज नहीं हो सकता है। उसके बाद मीट और ब्रेड को राशन के तौर पे बांटा जाने लगा, मतलब कि अगर किसी को मीट चाहिए या ब्रेड चाहिए तो राशन जैसा मिलता है हमारे देश में वैसे ही मीट और ब्रेड मिलने लगा। जो खेतिहर थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो जो अपना जो खाद्यान्न है यानी कि जो भी अनाज है उसको ट्रांसपोर्ट करके शहरों तक लाएं, और जो फिक्स्ड प्राइस है उसी पर सरकार को बेचे, यानी कि उससे ज़्यादा वो प्राइस नहीं ले सकते थे, फिक्स प्राइस पे ही सरकार को बेचना पड़ता था। उसके बाद लोगों को बोला गया कि जो महंगा वाइट फ्लोर है यानी कि सफ़ेद जो आटा जो महंगा मिलता है उसको आप लोग भूल जाइए, और जितने भी वहाँ के जो नागरिक हैं सभी को एक समान रोटी खाने का अधिकार बोला गया कि सब एक बराबर हैं और एक जैसा ब्रेड खाएं, और होल व्हीट यानी कि संपूर्ण आटे का, जिसमें कि चोकर वगैरह जो मिक्स रहता है उसका ब्रेड बनाया जाने लगा और लोगों को दिया जाने लगा। उसके बाद वहाँ जो पहले ट्रेडिशनल पुरुषों को मोन्सियोर कहा जाता था और महिलाओं को मैडम, वो हटा दिया गया। अब क्या कहा जाता था, तो मेन को कहा जाता था सिटोइन और फीमेल को या वुमेन को सिटोइनी, यानी कि उनका जो टाइटल था, टाइटल जो ट्रेडिशनल पहले टाइटल था उसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद जो भी वहाँ चर्च थे उसको बंद कर दिया गया, उनके बिल्डिंग को बैरक्स में यानी छावनी में और बड़े बड़े ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद रॉबेस्फेयर जो था वो अपने पॉलिसी के कारण बहुत सारे जो उसके सपोर्ट थे वो भी इसमें सपोर्टर्स जो थे वो भी इसमें बदलाव करना चाह रहे थे, यानी वो भी उससे डिमांड कर रहे थे कि आप अपने पॉलिसी में कुछ बदलाव कीजिए, क्योंकि इस पॉलिसी के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो अंत में हुआ क्या कि ये जो मामला था वो कोर्ट में गया। जुलाई 1794 में जो रॉबेस्फेयर का जो मामला था वो कोर्ट में गया और उसको अरेस्ट किया गया, और अगले दिन ही उसका गला काट दिया गया, यानी अगले दिन ही उसको मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा था इस कारण। तो यहाँ तक। उसके बाद अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल का शुरुआत हुआ। तो डायरेक्टरी रूल वहाँ था क्या, तो नया संविधान वहाँ इंट्रोड्यूस्ड किया गया, जो कि वोट देने का केवल उन्हीं को अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी था, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं था, उनसे वोट देने का अधिकार को छीन लिया गया। इसमें होता क्या था कि एक डायरेक्टरी अपॉइंट किया गया जिसमें कि 5 मेंबर को चुना जाता था, डायरेक्टरी में 5 मेंबर को चुना जाता था, और ये चुनते थे तो लेजिस्लेटिव
जो काउंसिल था उसके 2 इलेक्टेड मेंबर्स इन 5 मेंबर्स को चुनते थे। और डायरेक्टर जो था और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके बीच में हमेशा विवाद होते रहता था, हमेशा किसी मुद्दे को लेकर के वो एक दूसरे से टकराते रहते थे। तो इस कारण उन्होंने सोचा कि इस डायरेक्टरी जो है उसको डिसमिस ही कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ये बेकार है। उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता आ गया। राजनीति में खुद में ही लोग लड़ने लगे, यानी कि जो पॉलिटिकल लोग थे वो खुद में ही लड़ने लगे अपने में ही, जिस कारण जो डायरेक्टरी था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और लोगों को ऐसा लगा कि अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आएगा, यानी कि जो सेना है वो अपना शासन शुरू कर देगा। और यही सैन्य शासन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, यही मिलिट्री डिक्टेटर का ही वो मेंबर था। अब आगे पढ़ लेते हैं, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का आएगा। तो आगे जो था वो वुमेन रेवोल्यूशन, यानी महिलाओं जो थी वो भी इस क्रांति में शामिल थी। तो बहुत ही शुरू से ही जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो महिलाएं जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, यानी कि वो खुल करके इन सब जो आंदोलन था उसमें भाग लेती थी। और उनका ऐसा आशा था कि अगर वो इन आंदोलनों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी और प्रेशराइज करेंगी तो उसके कारण जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, उनके रेवोल्यूशन के कारण जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगा, यानी कि उस पर बल पड़ेगा। और जिसके कारण उनके जो जीवन का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए जो सरकार है वो कुछ कदम उठाएगी। इनमें बहुत सारी जो महिलाएं होती थी वो थर्ड स्टेट की होती थी, जो कि काम करती थी कहाँ, तो लॉन्ड्रीज में, बहुत सारे जो लॉन्ड्री होते हैं उसमें, या फिर कुछ बेचने का काम, फल या सब्जी, या फिर किसी घरेलू वो नौकर के तौर पे काम करती थी जो धनी लोग होते थे उनके घरों में। इनमें बहुत सारी जो महिलाएं थी वो ना तो शिक्षित थी और ना ही उन्हें जॉब का ट्रेनिंग था, यानी किसी चीज़ का ट्रेनिंग नहीं था। तो इस कारण से महिलाओं ने किया क्या, तो अपने बातों को डिस्कस करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए महिलाओं ने भी अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिया और अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसमें कि केवल महिलाओं की ही बात होती थी और महिलाएं ही उस न्यूज़पेपर को पढ़ती थी, उसके बारे में जानकारी लेती थी। उनको एक तरीके से अवेयर करने के लिए ये न्यूज़पेपर चलाया गया था और पॉलिटिकल क्लब बनाया गया था। उसके बाद जो सोसाइटी के रेवोल्यूशनरी जो लोग थे, रिपब्लिकन वुमेन थी, वो बहुत ही फेमस हो गई उनमें, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी वो पॉलिटिकल क्लब में फेमस हो गई क्योंकि उनके बातों को बाकी जो महिलाएं होती थी वो सुनती थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में महिलाओं को जो पैसिव सिटीजन बना दिया था, यानी कि एक्टिव सिटीजन से हटा करके पैसिव सिटीजन बना दिया था, जिसके कारण जो महिलाएं थी वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई, यानी कि वो एक तरीके से उससे सहमत नहीं थी, एग्री नहीं थी। उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी असेंबली में चुना जाना चाहिए, यानी कि वो भी पॉलिटिकल ऑफिस के मेंबर होने चाहिए, महिलाएं भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 में। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो था वो लॉ इस तरीके से नहीं बनाया और महिलाओं का जो जीवन का जो स्तर था उसको सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया था। तो इस कारण अब वो लोग ये कर रही थी, जिसके कारण रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को ये सब जो कानून था उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। उनके जीवन के स्तर को सुधार करने के लिए कुछ प्लान बनाया रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो क्या क्या किया, तो स्टेट स्कूल बनाया, बहुत सारे स्टेट स्कूल, और स्कूलिंग जो था वो लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया, यानी कि जो भी लड़कियां हैं उनको भी अब पढ़ाई मिलेगा। और उनके फादर को ऐसा कहा गया कि वो किसी भी लड़की को फोर्स नहीं कर सकते हैं विवाह करने के लिए, यानी कि जब भी उनका इच्छा होगा तो वो अपने इच्छा से विवाह करेंगे। और मैरिज जो हो गया वो अब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, यानी कि कानून के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कोई भी अगर विवाह होगा तो वो अब रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद जो डाइवोर्स था यानी तलाक, वो लीगल हो गया और महिलाएं भी तलाक के लिए अप्लाई कर सकती थी और पुरुष तो पहले से करते ही थे, यानी कि महिलाओं को भी डाइवोर्स का अधिकार दे दिया गया। अब जो महिलाएं थी उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग दिया जाने लगा, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं आर्टिसन बनी और छोटे छोटे बिजनेसों को भी चलाना शुरू कर दी। अब जो आतंक का जो काल था उस दौरान हुआ क्या कि जो नया सरकार था वो बहुत सारे ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर में था क्या कि महिलाओं के द्वारा जो चलाया जा रहा जो क्लब है या फिर उनका जो राजनीतिक एक्टिविटी है उसको बंद कर दिया जाए,
बिल्कुल पूरी तरीके से। तो बहुत सारे इस कारण हुआ क्या, इस बंद में बहुत सारी महिलाएं इसका विरोध की, जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी भी दे दिया गया। और महिलाओं का जो राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का अधिकार, मत का अधिकार, वो फाइनली प्राप्त कब हुआ, तो 1946 में, यानी कि फ्रांस में 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि जो गुलाम है उसका कैसे अंत हुआ और ये शुरुआत कैसे हुआ था, उसके बाद फिर इसका अंत क्या हुआ। तो जो भी यूरोपियन अनविलिंगनेस थे, यानी कि यूरोपियन जो भी कॉलोनी में काम करने वाले जो थे, यानी कि जो सप्लायर्स थे वहाँ फ्रांस में, बहुत सारे जो सप्लाई करते थे कमोडिटीज़ को, यानी कि जो दैनिक रोज़मर्रा के जो चीज़ें थी उनको सप्लाई करते थे। तो क्या क्या सप्लाई करते थे, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, नील, शुगर, चीनी, कॉफ़ी। इसको जो सप्लाई करने वाले लोग थे उनको लेबर का शॉर्टेज होने लगा, यानी कि मजदूरों का कमी होने लगा। तो किस लिए, तो इन सब चीज़ का प्लांटेशन होता है, यानी कि खेत में ये सारे चीज़ उपजाए जाते हैं, तो इनके प्लांटेशन में लेबर का कमी होने लगा। इस कारण उन्होंने स्लेव ट्रेड का शुरुआत किया। कब, तो 17वीं सेंचुरी में ही उन्होंने गुलाम जो व्यापार था उसका शुरुआत किया। तो फ्रेंच मर्चेंट करते क्या थे कि अफ्रीकन कोस्ट से, यानी अफ्रीका के जो लोग थे वो गरीब होते थे, तो उनको स्लेव बना करके, नौकर बना करके और अपने यहाँ लाते थे। उसके बाद वहाँ के जो ब्रांडेड लोग होते थे वो करते क्या थे कि शिप्स में 3-3 महीना लग जाता था उनको लाने में, अटलांटिक से कैरेबियन लाने में 3-3 महीना लग जाता था। शिप में बिल्कुल कम जगह में एकदम पैक जैसा करके उनको लाते थे। और यहाँ लाने के बाद जो प्लांटेशन ऑनर रहते थे, यानी कि जो खेत में, अपने खेत में प्लांट लगाते थे इन सब चीज़ों का, टोबैको, इंडिगो वगैरह का, उनको बेच देते थे, जिसके कारण जो स्लेव लेबर था वो वहाँ पे शुरुआत हुआ। और इसके कारण हुआ क्या कि स्लेव लेबर के कारण जो भी यूरोपियन मार्केट था वो विकसित होने लगा, उनका जो डिमांड था वो बढ़ने लगा, क्योंकि ये स्लेव लेबर के कारण प्लांटेशन उनका अच्छा होता था, शुगर का, कॉफ़ी का, इंडिगो का, जिसके कारण उनका जो मार्केट था वो बहुत बढ़ने लगा। उसके बाद जो पोर्ट सिटीज़ थे वहाँ के, जैसे बॉर्डियोक्स और नैंटीज, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे, क्योंकि स्लेव ट्रेड के कारण उनका जो भी मांग था वो पूरा होने लगा, तो उनके पास पैसा आने लगा, तो आर्थिक रूप से वो समृद्ध होने लगे। लेकिन नेशनल असेंबली जो था इस पर लेकर के बहुत चर्चा किया कि क्या जो मनुष्यों का जो अधिकार है वो उनसे छीन लिया जाना चाहिए, इस तरीके से उनको नौकर बना कर रखना चाहिए। तो इस कारण फ्रेंच जो थे वो उन कॉलोनी पे एक कानून पास किए, और लेकिन उन्होंने इस कानून का पालन नहीं किया, उन्होंने इस कानून को नहीं माना। लेकिन और वो जो थे बिजनेसमैन से डरते थे, क्योंकि बिजनेसमैन जो थे उनके पास बहुत सारा पैसा था, तो अपोजिशन वो उनका विरोध ना कर दे, इस कारण वो डरते थे। इस कारण भी उन्होंने इस कानून को अच्छे से पास नहीं किया, क्योंकि उनका जो इनकम था वो इसी स्लेव ट्रेड पे डिपेंड करता था, और स्लेव ट्रेड के कारण ही जो वहाँ का नेशनल असेंबली था उसका भी इनकम होता था, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते थे उनको पैसा देते थे। लेकिन जैकोबिन का जब शासन समय आया 1794 में, तो उन्होंने फ्रेंच कॉलोनी से इस जो स्लेवरी सिस्टम था, यानी कि जो दास प्रथा, जिसको कि हम गुलाम प्रथा कहते हैं, उसका अंत कर दिया। जबकि 10 साल बाद फिर से नेपोलियन ने इस जो गुलाम प्रथा था उसका फिर से शुरुआत कर दिया, जब नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ शासन हुआ फ्रांस में। और फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी सिस्टम का अंत कब हुआ, तो 1848 में। अब जो ये रेवोल्यूशन था उसका प्रतिदिन लोगों के जीवन में क्या असर था, क्या क्या उनके सामाजिक जीवन पे क्या क्या असर पड़ता था। तो जब बैसिटिली में स्टॉर्म, यानी कि लोगों का जो हुजूम इकट्ठा हुआ था, जो लोग रिवोल्यूशन कर रहे थे, कब, तो 1789 के समर में, जिन्होंने जेल पर अटैक कर दिया था, जेल को तोड़ दिया था, जिसके कारण जो सेंसरशिप था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया।
उसके बाद लोगों को अधिकार दे दिया गया था, वहाँ के जो लोग थे उनको अधिकार दिया गया था किस किस चीज़ का, तो बोलने का अधिकार, अपने नेचुरल राइट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार, बहुत सारे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक, प्रिंटेड पिक्चर जो थे वो पूरे शहरों में फैलने लगे। जबकि गांव साइड में बहुत सारे जो चेंजेज आ रहे थे, तो यहाँ से जो बातें होती थी वो गांव साइड में भी जाते थे, जो लोग यहाँ से जाते थे वो गांव साइड में जा कर के लोगों को बताते थे कि शहरों में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या फ्रांस में चेंज हो रहा है। और इसको कैसे बताया जाता था, और तो नाटक के माध्यम से, गाना के माध्यम से, या बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते थे जिसमें कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। और ये एक आसान तरीका था कि लोगों को बताया जाए कि आज़ादी क्या है, क्या न्याय है, वो लोग गुलाम ना रहें। तो ये सब बताया जाता था लोगों को नाटक के माध्यम से, गाना के माध्यम से, या फिर फेस्टिवल जब भी होता था तो उसमें ये सब चीज़ करके। अब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर था। इसका राइज कैसे हुआ, तो जब आतंक जो वहाँ था, लोगों के बीच में आतंक जो शुरू हो गया था, उसका जब अंत हुआ तो एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता आ गया। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का शासक बना लिया, यानी खुद वो अपने आप से ही बन गया शासक। और अगल बगल के जो भी देश थे उन पर भी उसने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, और अपने फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको वहाँ का शासक बना दिया। नेपोलियन खुद को मानता था कि वो यूरोप को मॉडर्न बना देगा, यानी कि आधुनिक बना देगा। उसने बहुत सारे कानून पास किए, जिसके कानून में क्या था कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, लोगों का जो संपत्ति है, उसका किस तरीके से सुरक्षा होना चाहिए। उसके बाद उसने वेट और मेजर्स का, यानी कि वजन माप तौल का डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड कराया, यानी कि सब जगह जो लोग हैं वो एक ही माप तौल के जो इकाई है उसका पालन करेंगे, उसी से खरीद विक्रय जो भी करना है, खरीदी या फिर बेचना है, वो उसी मेजर्स का, उसी वेट का यूज करके करेंगे। तो शुरू में लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया, यानी कि उसका जो शासन था और उसका जो पद्धति था उसको स्वीकारा, और लोग बहुत खुश थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब लोगों को आज़ादी मिल गया है लिबरेटर से, यानी कि जो भी वहाँ के शासक थे उनसे आज़ादी मिल गया है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि नेपोलियन आर्मी जो है क्या, वो इन्वेडिंग फोर्स है, यानी कि सब जगह आक्रमण कर रहा है। तो इस कारण लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए, और अंत में वाटरलू का जो युद्ध हुआ 1815 में, 1815 में, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। उसके बाद अब ये जो परंपरा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसका किन किन देशों ने पालन किया, और इस परंपरा में क्या बताया गया था, क्या इसका मेन एम था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन एम था कि आज़ादी और डेमोक्रेटिक राइट्स का विचार, यानी कि लोगों को आज़ादी मिले, लिबर्टी मिले, और लोगों के पास अपना अधिकार हो, डेमोक्रेटिक राइट्स हो, यानी कि जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव हो उनके द्वारा चुना जाए। उसके बाद 19वीं सेंचुरी आते आते फ्रांस का जो ये लिगेसी था, यानी कि इनका जो परंपरा था, वो पूरे यूरोप में फैल गया, और धीरे धीरे जो सामंतवादी जो सरकार थी उसका अंत हो गया। और इन विचारों को भारतीय जो क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने भी अपनाया, जैसे कि टीपू सुल्तान हो गए और राम मोहन राय, इन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो परंपरा था उसको अपनाया। तो यहाँ आपका जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो धन्यवाद।